हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड नोट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स लाया हूँ। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लो। आपको गारंटीड है कि सीटेट में आपको 15 में से जो कंटेंट से ईवीएस के कंटेंट से पूछा जाता है उसमें 15 में से आपको गारंटीड है कि 12 प्लस ही लाओगे। ठीक है, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 3 to 5 के एनसीईआरटी पे मैंने इसके नोट्स बनाए और मैं आपको फिर से गारंटी देता हूँ कि आप 12 to 13 प्लस आराम से लाओगे। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले ईवीएस एनसीईआरटी ज्वाइन अस @BED Notes यूट्यूब। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारोगे @BED Notes तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और ये ईवीएस एनसीईआरटी का नोट्स है। क्लास 3 से मैंने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले क्लास 3 का है। और हाँ, ये बाइलिंगुअल है। फर्स्ट पेज में ज़्यादा इंग्लिश है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे कि इंग्लिश बहुत ईजी वर्ड में, इंग्लिश के साथ मैंने हिंदी भी लिख दिया कि आपको इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाए और हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए। तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोग वीडियो देखो और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 3 का एनसीईआरटी का नोट्स है। ठीक है, उसके बाद 4 और 5 इसी में इंक्लूड है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है इन द ईवीएस बुक द वर्ड एनिमल इज यूज्ड फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमारे ईवीएस के बुक में जो वर्ड एनिमल लिखा हुआ है 3 क्लास के या 4 क्लास के या 5 में, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एनिमल मतलब जानवर ही होगा। जैसे कि हम लोग घोड़ा मान लेते, ये मान लेते, हाथी मान लेते, उसमें पक्षी नहीं आएगा। ठीक है, बर्ड्स। तो देखो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो एनिमल को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बच्चे एनिमल के अंदर इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को और मैमल्स को रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है फर्स्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट है बच्चे बड़े प्यार से जानवरों के कलर, शेप्स एंड मूवमेंट्स तथा उनकी वॉइस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखो आपने अपने इन्वायरमेंट में देखा होगा, मतलब आस पड़ोस में देखा होगा, अगर आपके घर में भी बच्चे होंगे तो बच्चे जो है ना जानवरों से एक खास तरह का लगाव रखते हैं। वे उनके कलर्स को, शेप्स को और मूवमेंट्स को बड़ी ही गौर से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए चिल्ड्रन एंजॉय इमिटेटिंग दैम टू। और बच्चे जो होते हैं जैसे देखो अगर कोई बच्चा रहता है तो देखो अगर उनके आस पड़ोस में कुत्ता है तो कुत्ता जिस तरह भौंकेगा बच्चा भी ना उस तरह के भौंकने का प्रयास करता है, उसे उसमें मज़ा आता है। तो वही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं। द डाइवर्सिटी इन द एनिमल वर्ल्ड एंड पुटिंग दैम अंडर डिफरेंट ग्रुप्स इज द बिगिनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण करना। तो देखो क्लासिफिकेशन का बिगिनिंग कहाँ से होता है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, विविधता। तो एनिमल वर्ल्ड में जो ये विविधता होता है और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जाता है, यही क्लासिफिकेशन का बिगिनिंग होता है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं एक घोड़े का, तो देखो घोड़ा ऐसा नहीं, घोड़ा जो है ना विभिन्न नस्ल का होता है। ठीक है, विभिन्न प्रजाति का पाया जाता है। तो वहाँ पे देखो कोई घोड़ा, मतलब मान लो कि स्वीडन का घोड़ा रहा तो उसे हमने नेम दे दिया स्वीडिश घोड़ा, इंडिया का रहा तो इंडियन घोड़ा। तो देखो ये जो हम लोग घोड़े में जो मतलब उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया, तो इसी से यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बिगिनिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन लाइक टू डू क्रिएटिव एक्टिविटीज सच एज मेकिंग पिक्चर्स विद फिंगर्स एंड थंब प्रिंट। तो देखो बच्चे जो होते हैं ना वो अपने बाल्यकाल में क्या करता है ना, वो लोग पिक्चर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा बच्चे, मतलब जिनके भी घर में बच्चे होंगे उनके दीवार पर बच्चे कुछ ना कुछ चित्रकारी करते रहते हैं, कुछ भी पेंसिल या कुछ से कुछ वो बनाते रहते हैं, या फिर अपने अंगूठे के निशान से कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहते हैं। ठीक है और फिर हमारा पत्ते जो होते हैं, हमारा जो लीव्स होता है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। मिंट जैसे कि हम लोग पुदीना के नाम से भी जानते हैं, बसिर जिसको कि तुलसी के नाम से भी जानते हैं, और कोरिएंडर जिसे हम लोग धनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर इंदौर मध्य प्रदेश मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्रायलिज। तो ये जो आर्टिस्ट है हमारे विष्णु चिंचलकर, तो ये कहाँ के थे, इंदौर मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता कि ये कहाँ के हैं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आप लोग नोट कर लेंगे।
द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीफ। तो ये विष्णु चिंचलकर जो थे मतलब वो जो सूखे हुए पत्ते होते हैं ना उससे बहुत ही सुंदर पिक्चर्स बनाते थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर मध्य प्रदेश से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को पेड़ से दोस्ती करने, पानी देना, देखभाल करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों को अगर हम पेड़ लगाने या फिर पेड़ से दोस्ती करने, जैसा कि दोस्ती में क्या आ गया, पानी देना, उसका देखभाल करना, उसके लिए अगर हम लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि दिस विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। इससे बच्चों के अंदर ना एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न आ जाता है, एनवायरनमेंट के प्रति वो लोग चिंता करना स्टार्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के प्रति बच्चे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, उनका कहीं ना कहीं उस पेड़ से लगाव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन में सिंग सॉन्ग्स एंड पोएम्स रिलेटेड टू वाटर दैट आर कॉमनली संग इन द रीजन इन देयर क्लासेस in their region in the class. This will bring them closer to the community and arts of their region. देखो बच्चे क्या होता है कि अपने सॉन्ग्स, वैसे सॉन्ग्स और पोएम्स को जो उनके वाटर से रिलेटेड हो, जो कि उनके रीजन में गाया जाता है, उसे क्लास में गाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अपने समुदाय जो होता है, जैसे जो समुदाय में गाना गाया जाता है उसे क्लास में गाते हैं, इससे बच्चा क्या होता है कि अपने समुदाय के नज़दीक होते जाता है। और इससे क्या होता है कि जितने भी उनके आर्ट्स हैं उस रीजन में, उसके वो नज़दीक जाते रहता है बच्चा। ठीक है, जो बच्चा अपने समुदाय का कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा तो वो बच्चा कहीं ना कहीं समुदाय से दूर हो जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है इन मैनी प्लेसेस सर्टेन पीपल आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द कॉमन सोर्स। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस सो दैट द चिल्ड्रन आर सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स इशूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो छोटे बच्चे हैं तो देखो छोटे बच्चों को तो जात पात के बारे में अगर बताओगे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और क्षत्रिय उनसे नीचे आते, या फिर कोई भी अदर कास्ट नीचे आते, अगर ऐसा भेदभाव वाला टॉपिक पढ़ाओगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो बच्चे अपने आसपास में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो अपने आसपास में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे कोई एक कुआं है तो कुआं से आदमी पानी लाने जाता है, तो उस कुआं से पानी लाने के लिए जाता है। तो अभी भी बहुत सारे गांव में क्या होता है कि कुआं से सभी को पानी मतलब उस कुएं से सभी को पानी लेने का इजाज़त नहीं होता है, मतलब सभी उस कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसका अगर हम लोग क्लास में अच्छे से अगर से मतलब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, तो इससे क्या होगा, चिल्ड्रन जो है सेंसिटाइज्ड हो जाएगा, मतलब अवगत हो जाएगा, उसे नॉलेज हो जाएगा किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हमारे सोसाइटी में होता है। ठीक है, तो देखो मतलब ये चर्चा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हिंदी में लोग क्या कहते हैं, भेदभाव वाला जो टॉपिक है उसके प्रति उनका सोच मतलब अच्छा हो जाएगा, वो समझ सकेंगे क्यों डिस्क्रिमिनेशन का अंत होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? क्या आप लोगों को पता है कि हमारा सबसे पहला स्कूल क्या है? तो यस, इट इज़ आवर फैमिली। ये आप CDP में भी पढ़ोगे और यहाँ पे मतलब NCERT किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ए डिस्कस ऑन व्हेन ए हाउस बिकम्स ए होम विल हेल्प टू क्लियरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड होम। तो देखो अगर कहता है कि ए डिस्कशन ऑन व्हेन ए हाउस बिकम्स ए होम विल हेल्प टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड होम। कहता है कि अगर हम लोग हाउस और होम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक हाउस कब होम बनता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये डिफरेंस मतलब पता चल जाएगा कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। द वर्ड हाउस इज़ यूज टू टॉक अबाउट ए बिल्डिंग मेड फॉर पीपुल और ए फैमिली टू लिव इन। देखो हाउस क्या होता है, एक ऐसा घर होता है जिसे कि बनाया जाता है जहाँ कि लोग या परिवार रह सके। ठीक है, और एक होम कब होता है, द वर्ड होम इज़ यूज टू टॉक अबाउट द फैमिली लिविंग इन ए हाउस और द फैमिलियर स्पेस इनसाइड ए पर्सन्स हाउस और द प्लेस समवन वाज बोर्न और लिव्ड एज ए चाइल्ड। जैसे देखो, और एक होम किसे कहा जाता है, जहाँ पे कि एक फैमिली रह रहा है या फिर वहाँ पे उस बच्चे का जन्म हुआ हो, या फिर क्या कहते हो उस घर से वो अच्छे से परिचित हो। जैसे आपको सभी कोई पूछते होंगे तुम्हारा होम कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो आप ऐसा नहीं कहते हो। जैसे बहुत बच्चे कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो वहाँ का नहीं बताते, वो लोग अपना एग्जैक्ट घर जो होता है जहाँ उनके माता पिता रहते हैं तो वही बताते हैं, तो वो हमारा होम हो गया। तो उम्मीद है कि आपको हाउस और होम का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रैट्स आर पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। रैट्स यानी कि चूहा का देखो बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उनका जो सूंघने का क्षमता होता है ना, सूंघने का या फिर टच करने का या फिर टेस्ट का,
तो ये जो क्षमता होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, वो बहुत दूर से किसी भी स्मेल को सूंघ सकते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, टॉलरेंस। टॉलरेंस जैसे कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सहनशीलता, सहिष्णुता। क्लास में टॉलरेंस की नीति अपनाना है, मतलब हमें क्लास में टॉलरेंस की नीति को अपनाना है। आप अगर टीचर बने हो तो क्लास में टॉलरेट करना होगा। बच्चे देखो कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आपको गुस्सा है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को उससे क्या कहते हो दंड दे देना चाहिए। आपको टॉलरेंस के साथ, सहिष्णुता के साथ, सहनशीलता के साथ बच्चे से पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, उनका क्या रीज़न था, फिर उसको समझ के उसको आपको प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन देना है। तो टॉलरेंस जो है हमें क्लास में अपनाना चाहिए, ठीक है। सीटेट के क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में ये मिल जाएगा, ठीक। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ थी उस पर स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया, ठीक है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। तो इससे हमें क्या फील होता है ना कि स्वच्छता यानी कि हमारे समाज को या फिर सोसाइटी की स्वच्छता जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो हमारा फ़र्ज है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। अगर आप बच्चों से ना मतलब कोई फंक्शन में घर सजाने की प्रक्रिया कैसे घर सजाते हैं इस पर बात करोगे तो उनका ना पहले तो सजाने में देखो वो लोग अब मतलब स्थानीय जो भी सामग्री होता है उसको यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है कि त्यौहार मनाने के महत्व को भी उनको समझ में आता है। तो इससे बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। सिंपल सा बात याद रखना, जो भी चीज़ें जहाँ पर आसानी से ज़्यादा पैदा होता है तो उसे वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इससे एक क्वेश्चन हर बार आता है, ये हांगकांग वाला। हांगकांग में याद रखना कि सांपों को खाया जाता है, और हांगकांग में सांप के डिश को क्या कहते हैं, लिंग हू फैन कहते हैं, ठीक है। हांगकांग में सांप खाया जाता है और सांप के डिश को लिंग हू फैन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कश्मीर में मछली मस्टर्ड ऑयल में खाया जाता है, ठीक है। याद रखना मैंने शॉर्ट में मस्टर्ड ऑयल में लिखा है, वहाँ पे खाया जाता है, आप लोग इंक्लूड कर लो। कश्मीर में जो मछली है वो मस्टर्ड ऑयल में खाया जाता है, और गोवा में मछली कोकोनट ऑयल में खाया जाता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, केरल में टेपियोका खाया जाता है। केरल में जो है हम लोग टेपियोका खाते हैं। टेपियोका को क्या हम लोग कहते हैं, कसावा भी कहते हैं, ठीक है। केरल में टेपियोका खाते हैं और इसे कसावा भी कहा जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू वेरियस वेज, दिस विल डेवलप देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटी। तो देखो बच्चों को ना हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, वो अपनी फीलिंग्स को वेरियस मतलब विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित करें, वेरियस वेज में प्रदर्शित करें, शो करें। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव को इस्तेमाल, यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, इस्तेमाल है, ठीक है। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव को इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम मुद्राएं कहते हैं। नाच में जो हम इशारों और चेहरे के हाव भाव को इस्तेमाल करते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्राएं करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ये स्टार्ट और 4 to 5 पॉइंट्स होंगे नेक्स्ट वाले, इससे हर साल एक क्वेश्चन हर सेट में रहता है, तो आप ध्यान देंगे। ये एनसीईआरटी से उठा के मैंने डाला है, तो आप एनसीईआरटी अगर उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। देखो, सिर पर मेरे कलगी है, सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो देखो आप लोग सिंपल सा राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, ये आप सभी को पता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक, ठीक है। और मोर क्या होता है कि बिफोर द रैन आई क्राई अलॉट, मोर जो है रैन के पहले क्राई करती है, ठीक है। फिर देखो, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो इस पर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माई feathers are green, my beaks are red, guava and green chili I am fed, I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise। तो इसमें सिंपल सा, माई feathers are green मतलब मेरे पंख हरे हैं, माई beaks red मतलब मेरी चोंच लाल है, गुआवा एंड ग्रीन चिल्ली आई एम फेड मुझे अमरूद और ग्रीन चिल्ली खिलाया जाता है, आई लव टू इमिटेट पीपुल्स वॉइस मुझे लोगों की आवाज़ का नकल करना पसंद है, एंड लव मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़। तो ये कौन सा किस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पैरॉट के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई बीक, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग।
तो यहाँ पे सिंपल सा काँव काँव आ गया। तो काँव काँव कौन बोलता है? कौवा। तो यहाँ पे क्रो यानी कि कौवा आ गया, ठीक है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है हमारा कुहू। कुहू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वाइड वॉइस गिव्स मी फेम, कक्कू इज माई नेम। तो सिंपल सा कुहू कू। तो कुहू को कौन सी पक्षी करती है? कोयल, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कक्कू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर देखो फर्स्ट लाइन में दे दिया कुहू, तो कक्कू हो गया, ठीक है। मरे, फिर नेक्स्ट है मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंची आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध वल्चर कहलाता हूँ। तो जब भी मरे जानवर को खाने का बात किया जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गिद्ध यानी कि वल्चर। यहाँ पे वल्चर का बात किया जाता है। फिर नेक्स्ट, पेड़ के अंदर में छेद बनाऊँ, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊँ, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर दिया हुआ है कटफोड़वा। और कटफोड़वा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वुड पिकर कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना और उल्लू ये दोनों का आप लोग को याद रखना है, इससे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। मैना जो है अपनी गर्दन को आगे पीछे जो करती है वो एक झटका से करती है, और उल्लू जो होता है वो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। तो ये गर्दन वाले से दो क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखेंगे। मैना अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से करती है और उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। फिर नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। तो पक्षियों का जो पंख है वो अलग अलग रंग और डिज़ाइन का होता है। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, उनका जो पंख होता है वो उनको उड़ने में मदद करता है। सभी जानते हैं कि पक्षी अपने पंख की मदद से उड़ते हैं। फिर देखो इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, पंख से उनका शरीर गर्म भी रहता है। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो मतलब समय समय पर उनका जो है पुराना पंख झड़ जाता है और नए पंख आ जाएँ। तो फिर नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन अस @BEdNotes, यानी कि हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं @BEdNotes। यूट्यूब पर सर्च करें तो हमारा चैनल आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन द चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पिक्चर। तो देखो किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें बच्चों को ना मतलब क्या कहते हो अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो उस पिक्चर जो दिया हुआ है उस बुक में, तो उस बुक को ऑब्जर्व करें और उस पिक्चर से कुछ समझने का कोशिश करें, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल्स ऑफ पिक्चर रीडिंग ऑब्जर्वेशन इन चिल्ड्रन। और ये ना हमारे मतलब प्राइमरी स्कूल्स में इस बात पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के अंदर ना पिक्चर रीडिंग का जो स्किल होता है वो डेवलप कर जाए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। तो देखो प्राइमरी मतलब क्लास के जो भी बच्चे होते हैं उनको कहानी बहुत ही अच्छा लगता है और कहानी बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो कहानी में ना उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और कहानी का जो भी मतलब क्या कहते हो कैरेक्टर रहता है, जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं तो उस कैरेक्टर्स के माध्यम से बच्चों के अंदर संवेदनशीलता यानी कि उन्हें संवेदनशील सेंसिटिव किया जा सकता है, ठीक है। वो सेंसिटिव होते जाएंगे। हम दूसरों की समस्याओं को उनकी जगह पर खुद को रखकर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो देखो दूसरों की जो भी समस्याएं हैं अगर हमें उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप खुद को उसके स्थान पर रख करके देखो तो आप खुद अच्छे से सोच पाओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते हैं मतलब जिनको देखने में इशू है, प्रॉब्लम है, तो उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो ब्रेल जो है एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। तो ब्रेल आपने देखा होगा, ब्रेल लिपि का जो भी अध्ययन करते हैं तो वो उस पर ना हाथ चलाकर पढ़ते हैं, मतलब उसे फील करके पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसने हार नहीं मानी, वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ लिया एक तरीका, जो कि कौन सा तरीका था? छूकर पढ़ने वाला, ठीक है। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल, ठीक है। और ब्रेल लिपि में छूकर पढ़ा जाता है, ठीक है। ये स्टोरी एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने हुए थे। ब्रेल लिपि में क्या होता है? मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। और ये देखो अगर उभरा हुआ है तो इसे हम लोग छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि जो हमारी होती है वो कितने पॉइंट्स में होते हैं? 6 बिंदु पर आधारित होते हैं, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेल लिपि में नए नए परिवर्तन हुए जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। अब जो है ब्रेल लिपि वो कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स विच आर अवेलेबल इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड आर यूज्ड एज मेडिसिन, दिस विल इन्हेंस देयर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट। देखो बच्चों को ना उनके आस पड़ोस में जो पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में उन जानकारी देना चाहिए, और उसका जो मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, उनके बच्चों के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट, मतलब बच्चों के जो उनके बाप दादा को जो उनके पेड़ के बारे में पता होगा उन प्लांट्स के बारे में, तो ये बच्चों को ट्रांसफ़र होता जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज उनमें आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ध्यान रखेंगे इससे भी एक क्वेश्चन हर बार गारंटीड रहता है इन सारे पॉइंट से। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊँचे बने होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊँचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी से बने होते हैं। तो ये किस जगह का बात कर रहा है, असम। तो ध्यान रखना यहाँ से आप लोग असम को कनेक्ट कैसे करोगे, 10 से 12 फीट। ठीक है, 10 से 12 फीट ऊँचा घर। ठीक है, और अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया है तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा असम। ठीक है, फिर से हमारा देखिए आ गया नीचे में ज्वाइन अस @BED Notes। आप लोग BED Notes सर्च करोगे यूट्यूब पे तो हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो याद रखना बारिश और बर्फ़ दोनों का बात कर रहा है। तो मनाली इसका होगा। मनाली किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, और एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। आपके भी आसपास से कोई गए होंगे दिल्ली, बहुत सारे ज़रूर मिल जाएंगे आपको आपके पड़ोस से जो दिल्ली में काम कर रहे होंगे। यहाँ आने वाले बहुत से लोगों की झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। तो सभी तो वहाँ जा कर के फ्लैट में रह नहीं सकते, तो बहुत सारे लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों का ये भी नसीब नहीं होता, और कई लोगों को तो झुग्गी झोपड़ी भी नसीब नहीं होता। वे सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर कहीं भी सो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट में, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो याद रखना ये हमारा किस जगह के बारे में बात करें, राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है कि मिट्टी के घर बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं, कहवा। तो कहवा हम लोग किसे कहते हैं, कहवा हम लोग चाय को कहते हैं। ठीक है, और डल झील श्रीनगर कश्मीर। तो डल झील में आपको शिकारा बोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वी कीप एनिमल्स एज पेट्स एंड लुक आफ्टर देम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप विल हेल्प चिल्ड्रन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बींग्स इन द एनवायरनमेंट। देखो हम लोग ना जानवर को एक पेट्स की तरह, जैसे हम लोग डॉग को एक पेट्स की तरह पालते हैं और उसका देखभाल करते हैं। इससे हमारे अंदर ना एक रिलेशनशिप का डेवलप होता है, और बच्चों के अंदर भी ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कि वो अपने ना इंटरडिपेंडेंस, किस तरह हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, इसको समझ पाते हैं बच्चे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है। तो वाद विवाद जो होता है उससे हमें बच्चों को विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने का मौका मिलता है। ठीक है, तो देखो क्लास 3 का जो नोट था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्लास 4 का नोट है। देखो यहाँ पे ऊपर क्लास में नहीं लिखा हुआ है, 4 कट गया है। ये क्लास 4 का नोट है। अब क्लास 4 के उल्टाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो द ट्रॉली, ट्रॉली के बारे में, ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में स्कूल जाने के लिए किया जाता है क्योंकि वहाँ खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। ठीक है, ट्रॉली लकड़ी से बना झूला रस्सी से बंधा होता है। ठीक है, ट्रॉली जो है लकड़ी से बना झूला है जो कि रस्सी से बंधा होता है। यह पुली की मदद से रस्सी पर सरकता है, या जो एक पुली की मदद से रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस पर। ठीक है, अब दूसरा है वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो केरल के कुछ भाग में ना बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम से एक पार से दूसरे पार जाते हैं। वल्लम क्या हुआ, लकड़ी की बनी छोटी नाव। फिर हमारा नेक्स्ट है कैमल कार्ट, राजस्थान रेगिस्तानी इलाका। आपको तो पता ही होगा कैमल का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, राजस्थान में, रेगिस्तानी इलाका में, जो कि राजस्थान में। फिर हमारा ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी हरे भरे खेतों से निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। बैलगाड़ी का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हरे भरे मैदान में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैदानी इलाका का एक गाँव में बैलगाड़ी का यूज़ होता है। फिर है हमारा जुगाड़ गाड़ी। ठीक है, तो जुगाड़ गाड़ी हम लोग कहाँ से यूज़ करते हैं, गुजरात। इसका एक ट्रिक है ना, J for जुगाड़,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जुगाड़ गाड़ी। तो याद रखना कि गुजराती जो भी होते हैं वो बहुत जुगाड़ू होते हैं, तो वहाँ से आप लोग याद रख लेना कि जुगाड़ू यानी कि जुगाड़ मतलब गुजराती। जब चलती है तो फुट 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 की आवाज़ आती है, तो जुगाड़ गाड़ी जब चलती है ना तो फुट 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 की आवाज़ आती है। आप लोगों के आस पड़ोस में देखा ही होगा जुगाड़ गाड़ी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ पर चलते बच्चे। बर्फ़ पर चलते बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे? नॉर्दर्न हिल्स में, यानी कि उत्तर की पहाड़ियों में आपको मिल जाएगा। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, क्योंकि देखो बर्फ़ में पैर धंसता है और अगर बर्फ़ जमी हुई तो पैर फिसल भी सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हमें कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। पक्षियों के कान जो है हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप देखोगे गौर से तो उनके ना दोनों साइड छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि पंखों से ढका रहता है, इसी की मदद से वो लोग सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, और छिपकली भी आप देख सकते हो, छिपकली में तो कोई वंग वंग का सीन नहीं है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा छिपकली में 2 कान। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। तो जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है ना उसके शरीर पर बाल होने के कारण होता है, ठीक। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाँ आ गया। कान वाले जानवर शरीर पर बाल, जिसको भी कान मतलब कान है और जिसको शरीर पर बाल है वो जन्म देते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? मैमल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शहर के शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर, मतलब शरीर के बाहर जिसको कि कान या फिर छेद ना हो, जैसे कि वो लोग सुनते हैं, तो उस वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। फिर देखो हाथी, ये टॉपिक सीटेट का फेवरेट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। हाथी का 3 माह का बच्चा 200 किलो का था। हाथी का जो 3 माह का बच्चा था वो 200 किलो का था। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा, एक बड़ा हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो होता है बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में केवल जो है ना 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। आप लोग ने देखा होगा, मतलब टीवीज़ में तो आपको सीरियल्स में दिख ही जाता है, हाथी जो रहता है ज़्यादातर कीचड़ में ही रहता है, इससे उसके शरीर को ना ठंडक मिलता है, ठीक है। वैसे हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। हाथी का जो कान होता है, ये कान लिखा हुआ है, कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ, उनकी जो मतलब फीमेल हाथी हुए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? हथिनियाँ, ठीक है, फीमेल, ठीक है। और बच्चे ही रहते हैं। तो हाथियों के झुंड में जो होता है हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व है। झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी रहती है वो झुंड का नेतृत्व करती है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, फिर वे झुंड छोड़ देता है और अकेला रहता है। हाथी जो होता है ना 14 से 15 साल तक झुंड में रहा, उसके बाद झुंड छोड़ दिया और अकेला रहना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वन। हाथी जो होते हैं वो एक दूसरे का मदद करते जब वो लोग ट्रबल होते हैं। हम इंसानों की तरह नहीं है कि मतलब अगर आप प्रॉब्लम में रहोगे तो दूसरे जो आपके पड़ोसी या दोस्त या क्या कहते हो कपल्स जो रहे तो उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो वो लोग एक दूसरे को गिरा देते हैं कि चलो इसका मदद नहीं करना, इसको और डुबा दो। बट देखो जानवरों में कितना अच्छा आदत होता है, जिसका एक एग्जांपल एलिफेंट्स है। वो लोग क्या करते हैं? एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, जब भी वो ट्रबल में रहते हैं तो एक दूसरे का मदद करते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वन, मतलब वे लोग एक साथ आकर के ध्यान रखते हैं और फिर रेस्क्यू भी करते हैं यंग वंस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेजड़ी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पीवीआई कर लेंगे आप लोग, ठीक है। खेजड़ी वाला, खेजड़ी में अमृता की स्टोरी है, ठीक है। खेजड़ी में अमृता की स्टोरी, और इस स्टोरी में 300 प्लस मरे थे, ठीक। आइए अब हम खेजड़ी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गाँव है। तो राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गाँव है। इस गांव का नाम खेजड़ली वहाँ मिलने वाले खेजड़ी के पेड़ के कारण हो। तो इस गांव का नाम खेजड़ली जो है वहाँ पे जो पेड़ पाया जाता है खेजड़ी, उसके कारण हो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। तो उस गांव में ना जो भी लोग थे पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। वहाँ के लोगों का कहना था, ये वाला स्टेटमेंट याद रखता है, वहाँ के लोगों का क्या कहना था? अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और हमारे जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम उनके बिना अगर पेड़ है तो हमें पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों का कहना था कि पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ठीक है, पेड़ और जानवर के बिना।
फिर नेक्स्ट है खेजड़ली गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ली गांव के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। वे आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। वो आज भी जो है पेड़ों और जानवर की रक्षा करते हैं। खेजड़ली रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ठीक है, तो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ के जो छाल है उससे दवा बनती है और उसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टोरी अनीता एंड द हनी बीज। तो देखो अनीता कुशवाहा पूरा नाम है और इसे गर्ल स्टार का कहा जाता है। ठीक है, तो अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती है जो बिहार में। अनीता कुशवाहा जो मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती है जो बिहार में। ठीक है, तो हनी बीज का एक स्टोरी दिया हुआ है तो उसमें अनीता का नाम है। अच्छा ठीक है, हम लोग जरा सा आरटीई के बारे में देख लेते हैं। यहाँ नीचे में लिखा हुआ आरटीई 2009 क्या कहता है? यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देती है। तो आरटीई 2009 जो है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देती है। ठीक है, तो अनीता एंड हनी बीज में नेक्स्ट पॉइंट लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो लीची का फूल जो है ना वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है और अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है और मधुमक्खी के पालन करने का समय जो है सबसे बेटर यही होता है। मधुमक्खी पालन में प्रत्येक बॉक्स से 12 किलो शहद मिला। बॉक्स में चीनी का घोल मधुमक्खियों के लिए देती थी। तो ये जो अनीता कुशवाहा है इन्होंने जो मधुमक्खी पालन किया था बॉक्स में, तो उनको एक बॉक्स से कितना शहद मिला? 12 किलो। और बॉक्स में वो चीनी का घोल मधुमक्खियों के लिए देती थी। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर सारा काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। फिर नेक्स्ट में जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। याद रखना, जब भी किसी मक्खी को एक रस मिल जाता है तो एक तरह का डांस करती है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मतलब मेल जो मक्खी होता है वो छत्ते के लिए कोई काम नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। मतलब ये लोग भी कम्युनिटी में रहते हैं यानी समुदाय में रहते हैं। सभी चींटियों का काम बटाव होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती है। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है और कोझिकोड कहाँ है? केरल में। ये जगह याद रखना, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में के कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। मडगांव भी केरल में। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें तथा 2000 पुल। गोवा से केरल जाने में जो रेल के रास्ते में कितने सुरंगें मिलती है? 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है तो आप लोग इसे याद रखें। मलयालम केरल, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटक। तो ये सारी भाषाएं कहाँ बोली जाती है? तो उनका स्टेट्स बगल में लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। मलयालम में वलियम्मा जो है माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमुम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। ठीक, तो और अमुम्मा क्या है? अपनी माँ की माँ को, मतलब नानी जिसे हम लोग कहते हैं उन्हें कहते हैं। देखो गुजरात से केरला जाने में देखो महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक पार करना होता है। ठीक है, तो गुजरात से केरल दक्षिण में, ये भी ध्यान रखोगे आप लोग। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी, बड़ी नाव और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो केरल में एक जगह से दूसरे जाने के लिए फेरी जिसे कि बड़ी नाव कहते हैं और अन्य तरह के नाव का इस्तेमाल होता है। लड़की की शादी की उम्र 18 और लड़कियों की शादी की उम्र 21 है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो कबड्डी का जो खेल होता है प्रत्येक साइड जो होता है 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर आ गया हमारा कर्णम मल्लेश्वरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल मिलता है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कर्णम मल्लेश्वरी जब 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलो तक उठा लेती है। ठीक है, 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का प्रयास है और अभी वो 130 किलो तक उठा लेती है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, इससे क्वेश्चन सेम उठा के क्वेश्चन पूछता है। और ध्यान रखना, फूलों की घाटी किसे कहा गया है? उत्तराखंड को कहा गया है।
अब आते हैं हम लोग अपने मधुबनी चित्रकला, जो कि बिहार से रिलेटेड है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। ठीक है, मधुबनी जिला के नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। तो ये जो चित्र है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मधुबनी चित्रकला का ये 1, 2, 3 पॉइंट था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। केरल में केले की फूल की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दादी माँ का नुस्खा जान लेते हैं हम लोग। बुक में दिया हुआ है तो जानना तो पड़ेगा ही। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इससे इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती, मतलब हमारा स्किन नहीं फटता है। ठीक है, फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ध्यान रखेंगे, फूलों का जो शुद्ध होता है वो अर्क कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बेलवंटी का जो गांव है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक, पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, तो इन्हीं को खरपतवार कहते हैं। जो वैसे पौधे जिनको बिना बोए वो उग जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। फिर ध्यान दें, ओकरा, ओकरा को क्या कहा जाता है? भिंडी कहा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, गिजू भाई बदेगा गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानी और पत्र लिखते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए गिजू भाई बदेगा किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना गुजरात से। और फिर क्या कहते हैं? बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानी, पत्र लिखते थे। फिर देखो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इससे आता है पक्षियों से क्वेश्चन। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कलचिड़ी पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। कलचड़ी का घोंसला घास से बना है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक, आ गया अपना कोयल। कोयल आ गई। देखो कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेकता है। तो कोयल बहुत बहादुर है, सिंपल सा वो कौवा को मूर्ख बनाती है और उसके घोंसले में अंडे दे देती है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है हमारा फाख्ता, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग डव कहते हैं। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, फिर एक गोरैया। गोरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार में। ठीक है, तो गोरैया ना मल्टी टैलेंटेड, वो कहीं भी घोंसला बना लेती है। फिर है अपना कबूतर। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाता है। तो कबूतर जो है अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पुराने मकान या खंडरों। फिर देखो हमारा नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे को रखते हैं। ठीक है, फिर ध्यान देंगे, दर्जन चिड़िया। ठीक है, उसके ऊपर शक्कर खोरा है जिसमें के घोंसले में कपड़ों के चीथड़ पाए जाते हैं। कौवा में क्या लोहे के तार तक उनके घोंसले में पाए जाते हैं। फिर देखो दर्जन चिड़िया। दर्जन से क्या हमें पता चलता है? दर्जी। ठीक है, तो वही उसी से रिलेटेड है, इसका देख लेना। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीले चोंचों से पत्तों को सी लेती है। सीना काम किसका था? दर्जी का। तो जहाँ भी आपको पत्तों को सीने के बाद आ जाए, समझ जाना दर्जन चिड़िया। और उसके बीच में बनी थैली में अंडी देने के लिए तैयार करती है। और वो जो पत्तों को सीती है उसके बीच में जो थैला बनता है उसमें वो अंडों को देने के लिए तैयार करती है उसे। और यही है उनका घोंसला। फिर हमारा नेक्स्ट है शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा जो है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा के घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की टहनियाँ, सूखे पत्ते, छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है वीवर पक्षी। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। देखो कितना अच्छा प्यार है उनका। मतलब मेल जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और फीमेल जो घोंसले के आधार पर अपने मेल को पसंद करते हैं। यहाँ का प्यार मुझे बहुत हद तक ठीक लग रहा है। अपने अभी जो प्यार चल रहा है वो वाला अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ये आपको स्माइल कराने के लिए कहा। नेक्स्ट पॉइंट नोट में, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। देखो पक्षी जो है अपना जो घोंसला बनाते हैं वो सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। तब देखना आप बच्चे को लेते हुए वो फरार हो जाएगा, घोंसला में कोई आपको नहीं मिले। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक देखे नीला ही नीला। तो ये अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो समझ जाना हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात किया जा रहा है।
फिर हमारा नेक्स्ट है गाय। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, ठीक है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। फिर हमारा बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। फिर हमारा सांप। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निकल जाता है। सांप का जो दांत नुकीला होता है लेकिन वो अपना शिकार कैसे करता है, वो डायरेक्ट निकल जाता है। गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो गिलहरी का जो दांत होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए आप गिलहरी को कहीं भी देखो वो कुछ ना कुछ कुतरता ही रहता है, ठीक है। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, तो वो कुतरता रहता है जिससे उनका दांत घिसते रहता है, याद रखना। फिर एक टॉपिक यहाँ पे कर्नाटक का होलगुंडी गांव, ठीक है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में क्या होता है, यह पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी, देखो एक खास बात है, वहाँ पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल हैं। और बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ, और बच्चों की इस पंचायत को क्या कहा जाता है, भीमा संघ कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बरगद। बरगद की पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं, तो बरगद से जो वो उसकी मतलब लटकन जो उसको आपको दिखता होगा बरगद के पेड़ पे, वो उसका जो है ना वो जड़ है, ठीक है। वे टहनियों से निकलते हैं और वे टहनियों से निकलते हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ये मजबूत खंभों की तरफ पेड़ को सहारा देती है, और ये मजबूत खंभों की तरफ पेड़ को सहारा देती है। दूसरे पेड़ों की तरफ ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। फिर हमारा रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्र पर मरुस्थल का विस्तार, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ज़्यादा मरुस्थल है, ठीक है, डेजर्ट है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक का तना स्कूल के छत के बराबर अर्थात 10 से 12 फीट या 4 मीटर का होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती है। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है वो उसके तने से 30 गुना गहरी होती है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित होता है। रेगिस्तानी ओक के जो तना है उसमें जल संग्रहित होता है। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। तो स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो क्या करते हैं, वे चाकू एवं पाइप की मदद से तो इस रेगिस्तानी ओक में जो पानी जमा है उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। असम में जो चावल का नई फसल उत्पन्न होता है तो उस अवसर पर क्या मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहली तिथि को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी सेठ छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन भी होता है। बोरा असम में पाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो बोरा जो असम में पाए जाने वाले चावलों का एक किस्म जो पकने के बाद क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। बिहू नृत्य असम में होता है, तो बिहू नृत्य याद रखना आप लोग असम में होता है। बच्चों का हक मिड डे मील, तो इसके बारे में जानते हैं। 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, सभी बच्चों का अधिकार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स नार्कोटिक्स में भी डिस्कस्ड इन क्लास। देखो अब क्या है ना कि हार्मफुल इफेक्ट ड्रग्स और नार्कोटिक्स का क्या क्या नुकसान है, इसे क्लास में ना चर्चा करना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर इसके बारे में नॉलेज भी डेवलप होता है और संवेदनशीलता भी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश बट अब तेलंगाना में चला गया, ठीक है। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य का एक जिला है। तो पोचमपल्ली पहले क्या था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब स्टेट में डिवाइड और पार्टीशन हुआ तो अलग हो गया ना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तो जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो पोचमपल्ली किस में था, आंध्र प्रदेश, बट जब तेलंगाना अलग हो गया तो वो चले गया, पोचमपल्ली किस में चला गया, तेलंगाना राज्य में। हाँ फिर नेक्स्ट, मलयालम में चिटप्पन किसे कहते हैं, पिता का छोटा भाई। चिटप्पन मतलब पिता का छोटा भाई। और कुंजम्मा किसे कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी। तो पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं, कुंजम्मा, और उसकी वाइफ को क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, पिता का छोटा भाई को कहते हैं चिटप्पन और उसकी वाइफ को कहते हैं कुंजम्मा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से नोट कर लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम। अबू धाबी कहाँ पाया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में, और अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। अबू धाबी जो कि रेगिस्तानी इलाका है में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। तो वहाँ कौन सा पेड़ उगता है, खजूर। केरल में मसालों का बगीचा है, वहाँ तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाई जाती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहीदा प्रेम, जो कि कौन थी, लेफ्टिनेंट कमांडर थे। वहीदा प्रेम भारतीय नौसेना का डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली। तो वहीदा प्रेम के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट महिला थी जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली।
वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव की है। तो वहीदा प्रिज्म कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव की है। ठीक है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ होती है, पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। जब परेड होता है तो आपके पीछे कितनी टुकड़ियाँ रहेगी? पूरे 4 टुकड़ियाँ हो गया। पूरे परेड में कितना निर्देश देना होता है? 36 निर्देश। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा ईयर क्लासेस में, 8 या 10th में ऐसा है। तो प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो कि 7 रंग हमें दिखाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप यूट्यूब पे सर्च करो @BEardNotes, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो तो क्लास 4 कंप्लीट हो गया। आपको क्लास 4 के एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स थे आपको सारे मैंने लिख कर बता दिए हैं। अब क्लास 5 आते हैं। क्लास 5 का एनसीईआरटी का नोट्स। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा चींटी जो है ना एक लाइन से चलती है, तो उसका कारण क्या है? चींटी जो अपने पीछे कुछ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। तो रेशम का कीड़ा जो वो अपनी मतलब मादा को जो है ना कई किलोमीटर दूर से उसके स्मेल से पहचान लेता है। देख लो इनकी मोहब्बत, और हम लोग का भी मोहब्बत कंपेयर कर लेना इसमें। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र को गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया। तो कुत्ता जो है ना, आपने ध्यान दिया होगा जिसके पास भी कुत्ते हैं, वो अगर उसको कहीं छोड़ दोगे ना तो रास्ते में जाते जाते पेशाब करते रहता है, मतलब मूत्र करते रहता है। तो वो मूत्र को ना सूंघ करके वो अपना घर वापस चला आता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते के मलमूत्र को सूंघ कर पता चल जाता है उसको मेरे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया। नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। तो हमारे जो मतलब पक्षियाँ हैं उनके सिर के दोनों तरफ उनकी आंखें होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी जो है एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। जब ये एकदम सामने देखते हो तो इनकी आँखें जो एक ही चीज़ पर ध्यान रखती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो ज़्यादातर पक्षियाँ जो है उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। याद रखना, पक्षी जब दोनों आंखों से किसी एक चीज़ को देख रहे हैं तो उन्हें ना दूरी का एहसास होता है कि कितना दूर है हमसे ये एक चीज़। और जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और जब अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। ठीक है। तो वो उनका जो देखने का दायरा है वो बढ़ जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। मतलब चील, बाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से किसी भी सामान को देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को वह सुन पाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन के वो कंपन को महसूस करके सुन पाता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। ठीक है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों, उड़कर आने वाले दुश्मन और फिर ज़मीन से आने वाले दुश्मन के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। फिर नेक्स्ट, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट में सन 2004 में दिसंबर में अंडमान में सुनामी आया। सुनामी से पहले सब जानवर जो है ना अजीब सब हरकत करने लगा। इससे एक खास आदिवासी जाति समझ गई, उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और वे सुनामी के कहर से बच गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डॉल्फिन भी अलग अलग आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। फिर देखो ये स्लॉथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है। मतलब मान लो कि सीटेट का ना इससे एक तरफा मोहब्बत है, हर बार इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। स्लॉथ दिन के करीब 17 घंटे सोते हैं, पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ जो है दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। समझ जो कि कितना आलसी जानवर, 24 घंटे में 17 घंटा सोता ही रहता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। देख लो आलसी का पहचान, जिस पेड़ पर रहता है ना उसी का पत्ता खाता है। फिर नेक्स्ट में लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में स्लॉथ मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। और ये अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में स्लॉथ जो मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमता है। ठीक है।
स्लॉथ सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। मतलब समझ लो कि ये बाथरूम करने भी, शौच करने के लिए भी सप्ताह में कितने बार, सिर्फ एक बार पेड़ से उतरते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवाएं में वो कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। बाघ भी जो है अपना मूत्र करके अपने गंध छोड़ते जाता है अपने इलाका में। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो अलग आवाज़, कराना गुर्राना अलग आवाज़। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अगर गुर्राएगा तो कितने दूर तक आवाज़ उसके गुर्राने का जाएगा, 3 किलोमीटर दूर तक। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, फिर उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। ठीक है, याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड में, और भरतपुर जिले में जो घाना नेशनल पार्क वो कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, फिर सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, सपेरे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, कालबेलिया। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरीके के सांप ही जहरीले होते हैं। तो हमारे देश में जितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 प्रकार का सांप जो है वो जहरीला होता है। पहला कौन है, नाग, दूसरा करेत, तीसरा फाइव, चौथा दुबैया। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप अगर किसी को काटता है तो उसके जो खोखले दांत होते हैं उससे जहर उस व्यक्ति के शरीर में चल जाता है। सांप के जहर की दवा सीरम, सांप के जहर की दवा क्या होती है, सीरम, जो कि किससे बनता है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये ध्यान रखना आप लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगी। तो आप लोगों के घर में अचार तो बनाती ही होगी मम्मी, तो देखते होंगे आप लोग कि शीशियों को पहले अचार रखने से पहले शीशियों को सुखा लेते हैं। क्यों सुखा लेते हैं कि अगर शीशी में थोड़ा भी नमी रह गया तो इससे अचार सड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। तो मच्छर जो है ना हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेता है, खास करके पैर का जो तलवा का जो रहता है और हमारे शरीर का जो गर्मी है उससे ढूंढ लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा शिकारी पौधे यानी कि कीटपक्षी पौधा, जिसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। घटपर्णी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में, मेघालय के राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी को शिकारी पौधा कहा जाता है क्योंकि यह चूड़ा, मेढक एवं अन्य कीड़े मकोड़े को शिकार करता है। इसका आकार लंबी घड़ेनुमा आकृति का होता है। घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती है। जैसे ही वहाँ कोई जीव वहाँ पहुँचता है उसका शिकार हो जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए इसके पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो घटपर्णी किस एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर भी मिट्टी का अभाव होता है। घटपर्णी पौधे के कुछ और अदर नेम्स देख लीजिए। नेफेथिन्स कहा जाता है, ड्रोसेरा कहा जाता है, यूके यूट्रिफुलेरिया कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, वेलक्रो आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनो। यह घटना 1948 की है। जॉर्ज मेस्ट्रेल अपने कुत्तों के साथ सैर से वापस लौटने पर जाते हैं कि उनके उन दोनों पर बीच पर। तो देखो 1948 का घटना है। जॉर्ज मेस्ट्रेल जो है अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाता है और वापस लौटने के क्रम में पाता है कि उनके उन दोनों के ऊपर कुछ बीज चिपका हुआ है। बीज में छोटे छोटे हुक थे जिसके कारण वो चिपके था। तो बीज को अगर उन्होंने जो नोटिस किया तो उसके बाद क्या पाते हैं कि हुक था बीज में, तो और उसी कारण से वो चिपका हुआ था। यह देखकर मेस्ट्रो में वेलक्रो बनाने का आइडिया है। इसी को देखकर मेस्ट्रो जो था, जॉर्ज मेस्ट्रेल, उसको क्या हुआ, वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। वेलक्रो से दोनों तरफ चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। तो वेलक्रो से क्या होता है, दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। आप लोग देख लेते होंगे, खासकर लड़कियां अपने सैंडल में तो देखती हो, सैंडल में इसका उपयोग किया जाता है, बस्ते में भी, कपड़े में भी, जूते में भी। ठीक है, फिर देखो मोस्ट वीवीआई यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। मिर्ची जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। हमारे यहाँ भिंडी कहाँ से लाई गई, अफ्रीका से लाई गई। गोभी मटर यूरोप से आए, चाय असम से आए, सोयाबीन चीन से आए, बीन अमेरिका से आए। सर यानी क्या होता है, सर यानी तालाब। ठीक है,
अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आए थे। तो अल बिरूनी का यहाँ बुक में दिया हुआ है, तो वो कहाँ से आए थे? उज़्बेकिस्तान से आए थे। इन्होंने लिखा था कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। तो उन्होंने लिखा था कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। कहाँ के? इंडिया के, यानी कि राजस्थान। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गाँव में रहती है। दड़की माई जो है राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गाँव में रहती है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। तो याद रखें, तरुण भारत संघ की जो नाम की एक जो संस्था है, उन्होंने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। फिर देखो मृत सागर, मृत सागर के बारे में जाना। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिल जाए आपको। मृत सागर में मैं ऐसे तैर सकते 4 से आराम से लेटे हूँ। ठीक है, मृत सागर में मैं ऐसे लेट सकते जैसे तारा आराम से लेटे हूँ। फिर नेक्स्ट है दांडी यात्रा, जो कि गांधी जी ने की, कब की थी? 1930 में। फिर नेक्स्ट वन है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करें, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन होता है। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी। तो अनीमिया जो है खून की कमी से होने वाली बीमारी। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, उसका नाम क्या था? रोनाल्ड रोज था। ठीक है। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते, तब लोगों को लगता कि यह खराब हवा की बीमारी। तो जब लोगों को मलेरिया के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं था, लोगों को क्या लग रहा था? यह खराब हवा की बीमारी है। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ठीक है। तो ये रोनाल्ड रोज हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पे 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम सागर माता, पर कदम रखा। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का कितना दिया हुआ है? 8900 मीटर। कहीं पे 8848 मतलब 8848 भी लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोग टेंशन ना लें, 8900 लिखा होता है इसलिए वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे जिसको दिक्कत हो 8848 भी कर सकते हैं। ओके। माउंट एवरेस्ट, जिसका कि नेपाली नाम क्या है? सागर माथा, पर कदम रखा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद पश्चिम में स्थित है। हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित। गोलकुंडा जो दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर के पश्चिम में स्थित है। और गोलकुंडा से काम क्या मिला था हमें? कोहिनूर का हीरा, जो कि अभी किसके पास? ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में दिया हुआ है, मतलब अंग्रेजों के पास है। अगर हम ग्लोब में ऊपर स्थित है तो हमारे नीचे कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, बुक इज रिटन बाय आइजैक असिमोव। तो ये जो बुक है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, ये बुक किसने लिखा? आइजैक असिमोव ने लिखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टूटता तारा उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही टूट जाता है। टूटता हुआ तारा जो होता है वो एक उल्कापिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही टूट जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेस, मतलब 360 किलोमीटर दूर वो अर्थ से स्पेसशिप में सुनीता विलियम्स चली जाती है। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया जाता है। ठीक है। मुंबई भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के बने टेंट का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में हमें लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में झूले झूले का अर्थ स्वागत है होता है। लद्दाख में बने घरों की खासियत, यह 2 मंजिला वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई है। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है। सर्दी के दिन में इनका परिवार जानवरों के साथ नीचे रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। ठीक है। फिर देखो चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर सांस लेने में कठिनाई, सरदर्द और कमजोरी महसूस होते हैं। ये क्यों होता है? O2 की कमी के कारण, O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है।
चांगपा यानी कि लद्दाख, ठीक, ध्यान रख। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति में लगभग 5,000 लोग हैं। चांगपा घुमंतू लोग हैं, ठीक है। तो जैसे आपको चांगपा लिखा हुआ मिल जाए जंग तो समझ जाना वो लद्दाख की एक जनजाति है। तो मैंने वहाँ लिखा हुआ चांगपा यानी कि लद्दाख, ठीक। पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। फिर अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हों। पश्मीना बकरी जो है मैंने 40 डिग्री सेल्सियस पर रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। पश्मीना बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटा लगता है। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है। पश्मीना शॉल मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता क्योंकि इनके बाल बहुत पतले होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बकरवाल जनजाति, बकरी से रिलेटेड है जो कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। श्रीनगर के घर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें से एक खास डिजाइन खत्मबंद है जो जिगसॉ पजल जैसा दिखता है। तो याद रखना जिगसॉ पजल जैसा क्या दिखता है? खत्मबंद। फिर नेक्स्ट श्रीनगर के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ, ये बाहर की ओर वो उभरी होती है, इन्हें डव कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी का को मिलाकर बनाना। घर के दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइनर मेहराब बनाए होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे? श्रीनगर के घर के थे। अब चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। ये भूकंप कच्छ में आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्लू हॉट और ब्लू कोल्ड, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यही नमी शीशों को धुंधला करती है। फिर नेक्स्ट वन, गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। फिर नेक्स्ट है ऊंधियू। ऊंधियू का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है, ठीक है। ऊंधियू का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। फिर नेक्स्ट है केचुआ। केचुआ जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ये ज़मीन को भुरभुरा कर देते हैं। केचुआ के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रोटन। क्रोटन क्या है? जल का प्राकृतिक सूचक है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाए तो मुख्य फसलों की सिंचाई कब करनी है इसकी सूचना क्रोटन दे देता है। क्या क्रोटन की जड़ें गहरी नहीं होती है और जल संकट के होने पर बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करनी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ध्यान रखेंगे, झारखंड सूर्यमणि की कहानी का वर्णन कहाँ के से है लिया गया? झारखंड। तो सूर्यमणि की जो कहानी है वो झारखंड की है, ठीक है। कुडुख झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है, ठीक है। और कुडुख जो है झारखंड की एक भाषा है। कुडुख झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है और कुडुख झारखंड की एक भाषा है। कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है, ठीक है। फिर देखो जंगल अधिकार कानून 2007, ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ पर हक, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करें। फिर देखो नेक्स्ट झूम की खेती, झूम फार्मिंग, जिसे काट और दग्ध खेती भी कहा जाता है। झूम की खेती कहाँ होती है? मिजोरम। झूम खेती का एक निराला तरीका एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। उस भूमि पर उगने वाले बाँस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इन्हें काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। फिर नेक्स्ट है, जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए या मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। फिर ध्यान रखें, चावल मिजोरम की मुख्य फसल है। फसल पकने पर गाँव में उस सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। चेराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर ज़मीन पर डांडियों को पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये किसकी स्टोरी? मिजोरम, ठीक है। चेराओ मिजोरम का नृत्य है। फिर नेक्स्ट है, ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के गरीब किसान परिवार में हुआ। 7 साल तक इन्होंने मटर के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जौड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदरे या चिकने होते हैं, ठीक है। दशहरा जो है वर्षा ऋतु से पहले आता है, ठीक। फिर है पूरन पोली,
चने की दाल की मीठी रोटियों को क्या कहते हैं, पूरन पोली कहते हैं, और इसे तीखी कड़ी के साथ खाया जाता है। गन्ने, अधिक पानी की आवश्यकता होती है गन्ने को, ठीक है, मतलब गन्ना उपजाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्हें हाथों और चेहरे का भाव उपयोग किया जाता है, इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं, ठीक है। फिर यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हो तो ऐसे किस्मों पर बातचीत को बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ, और इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो पूरा EVS कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल पर लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।